बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, कल मैंने आपको चैप्टर 1 का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया। मुझे एक बार बता दीजिए कि आपके जहन में कोई सवाल, कोई उलझन टैक्स के हवाले से है तो मैं हाजिर हूँ। टैक्स के हवाले से कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ सर। फ्री जोन और इकोनॉमिक जोन, बाज़ वक़्त किसी एरिया को फ्री जोन करार दे दिया जाता है, यानी यहाँ इस एरिया पर टैक्स लगेगा ही नहीं, और बाज़ वक़्त इकोनॉमिक जोन करार दे दिया जाता है कि भाई वहाँ पर कम टैक्स लगेगा, वहाँ पे रियायत मिल जाएगी टैक्स के हवाले से। ठीक हो गया। एक और जोन है जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये वो जगह है जहां पर सारी एक्सपोर्ट के लिए माल तैयार हो रहा है, तो उस जोन को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन करार दे दिया जाता है। तो ये बेसिकली वो वाला जोन है जहां पर टैक्स की रियायत मिलती है या टैक्स में कमी मिलती है सर। जी, अच्छा, एक स्टूडेंट है आयशा नुमान, उनका कहना है कि आवाज़ में क्लैरिटी नहीं है। मैं सब बच्चों से कहूँगा कि हमारे साथ मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं जो मुझे बता रहे होते हैं कि आवाज़ क्लियर आ रही है, तो अगर वो मुझे आवाज़ में क्लैरिटी ना हो तो वो मुझे बाकायदा रोक देते हैं। चलें आगे सर जी। तो भाई टैक्स का असल मकसद क्या हुआ? टैक्स का असल मकसद है, यहाँ टैक्स क्या हुआ, ये इससे बात शुरू कर देते हैं। वो कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है लोगों को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। अब अगली बात यह है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स क्या है, टैक्स लागू करने का मकसद क्या है। अगर हम इसको देखें, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स क्या है, ये टैक्स लागू करने का मकसद क्या है, तो हम आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट पॉज कीजिए। टैक्स तो वो कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, और टैक्स को लागू करने का असल मकसद होता है रेवेन्यू कलेक्शन। अच्छा, अब एक तो पहला मकसद ये हो गया रेवेन्यू। इसके अलावा एक दूसरा मकसद क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, यानी अपनी बात पर अमल दरामद करवाने के लिए टैक्स को लागू किया जाता है। दूसरी बात, और तीसरी बात क्या हो गई? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या होता है, यानी अमीर आदमी पर ज़्यादा टैक्स लागू करना और गरीब आदमी पर कम टैक्स लागू करना, या अमीर आदमी को टैक्स माफ़ कर देना, यानी गरीब आदमी को टैक्स माफ़ कर देना, यानी अमीर से पैसा इकट्ठा करके गरीब पर लगा देना। दिस इज़ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि टैक्सेशन जो है उसका असल मकसद तो पैसा इकट्ठा करना है ना, रेवेन्यू कलेक्शन है। रेवेन्यू के अलावा इसका मकसद होता है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट यानी माशरे की डेवलपमेंट, जो ऐसे होती है कि अमीर आदमी से पैसे लेकर गरीब आदमी पर खर्च किया जाता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकॉनमी कैसे डेवलप करती है? जब हम अपनी इंपोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं, तो इकॉनमी डेवलप करती है। सर जी, ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स मेनली है। अब इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट है कमज़ोर एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन करने के लिए हम टैक्स एग्जेम्पशन दे देते हैं, यानी टैक्स माफ़ कर देते हैं ताकि वो स्ट्रेंथन हो जाएं। दूसरा क्या है? लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए
इंपोर्ट जो की जा रही है उस पर टैक्स बढ़ा देते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है, एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। ये तीसरा पॉइंट है, हम ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज जब कर रहे होते हैं तो वहां पर हम टैक्स को बार्गेनिंग टूल के तौर पे लेते हैं। और मैंने कल बड़ी डिटेल से एक एग्जांपल दी थी कि अमेरिकन आर्मी ने अगर टी शर्ट बनानी है तो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के टेक्सटाइल मिल वाले उस ऑर्डर को और उस बिड को विन करने के लिए क्या करेंगे, गवर्नमेंट से कहेंगे कि हमें टैक्स माफ़ कर दें, यानी टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ताकि वो बिड विन कर सकें, बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर आ गया टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन। इसका मतलब ये है कि अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो जितनी अमाउंट से प्राइस बढ़ी है उतनी अमाउंट से टैक्स कम कर दिया जाएगा ताकि इन्फ्लेशन के इफेक्ट को ख़त्म किया जा सके। अच्छा जी, ये हमारी होगी थी चौथी बात। पांचवी बात है टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये हमारी पांचवी बात है, वेल्थ की, दौलत की डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी को कम करना। टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से उसने कहा टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज, यानी आसान अल्फाज में वो फिर कह रहा है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट ने जिस चीज़ को एनकरेज करना होता है उसको प्रमोट करते हैं। कैसे, टैक्स माफ़ करके, टैक्स कम करके। गवर्नमेंट साइंस को प्रमोट करती है, इन्वेंशन को प्रमोट करती है, फाइनेंस एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती है, मेंटेन एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्स। और उसके बाद अगला पॉइंट आ गया टू इम्प्लीमेंट लॉज विच एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेरियस एलिमेंट्स इन द मार्केट। तो भाई इससे अगला पॉइंट है लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, टू इम्प्लीमेंट लॉज, लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट किया जा सके। लाहौर में याद है, लाहौर में प्राइस मुख्तलिफ थी, मुल्तान में प्राइस ज़्यादा थी। हमने जितनी कीमत से मुल्तान में प्राइस ज़्यादा थी उतनी अमाउंट से टैक्स कम कर दिया था ताकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद था सर्टन अनडिज़ायरेबल सेक्टर और एक्टिविटी को डिस्करेज करना, और उसमें हमने आगे बात की थी कि कुछ सेक्टर्स और कुछ जो है ना वो एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है, जिसमें मैंने बताया था कि सिगरेट है, पान है, गुटखा है, इस तरह की चीज़ों को गवर्नमेंट डिस्करेज करने के लिए क्या करती है, इन पर टैक्स लागू कर देती है या टैक्स बढ़ा देती है। फिर उसके बाद हमने आगे की थी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की बात, और हमने कहा था गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो ये प्रॉपर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हो। अब जो ट्रांजैक्शन कैश में होती है वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं आ पाती, तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर आप बैंकिंग चैनल के ज़रिए ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर आप बैंकिंग चैनल के ज़रिए ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रहेगी, और अगर आप कैश के ज़रिए ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट ने लागू क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा भाई जो बंदा बैंकिंग चैनल के ज़रिए ट्रांजैक्शन करेगा हम उसको तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जो बंदा कैश में आप ट्रांजैक्शन करेंगे टैक्स वाले उसको आपकी इनकम समझेंगे और आप पर टैक्स लागू कर देंगे। सर रिसर्च और डेवलपमेंट को एनकरेज गवर्नमेंट कैसे करती है, टैक्स क्रेडिट देके करती है। सर जी ये वाली सारी बातें मैंने कल भी बताई हैं, एक बार जल्दी से रीड कर लें फिर मैं आगे चलूँगा। अच्छा जनाब,
इसके बाद मैंने कल आपको पढ़ाया था टैक्स एज अ मीन फॉर डेवलपमेंट। टैक्स बाज़-औक़ात मुल्क की डेवलपमेंट में, एक मुल्क की डेवलपमेंट का जरिया बन जाता है। ये मीन्स का मतलब यहाँ पर इसका मतलब है जरिया बन जाता है। सर टैक्स एज अ मीन ऑफ डेवलपमेंट कैसे है? गवर्नमेंट बिजनेसमैन को इंसेंटिव देती है और बिजनेसमैन इंसेंटिव देती है कि आपको टैक्स कम कर देंगे, टैक्स माफ कर देंगे, और बिजनेसमैन उस एरिया में उस जगह पर इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे फायदा क्या हो जाता है? वो अंडर डेवलप्ड एरिया डेवलप हो जाता है और लोगों के लिए वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ओवरऑल प्रोस्पेरिटी आ जाती है। अमीर आदमी से ज़्यादा टैक्स लेकर गरीब आदमी पर खर्च कर देना, दिस लीड्स टू डेवलपमेंट। हाई कस्टम ड्यूटी इम्पोज कर देना लग्जरी आइटम की इंपोर्ट पर और आइटम ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान की इंपोर्ट पर। उसके बाद अगली बात आ गई कि भाईजान जो बंदा चैरिटी या डोनेशन का इदारा चला रहा है उसको टैक्स एग्जेम्प्ट कर देंगे, और जो बंदा उस इदारे को डोनेशन दे रहा है उसको, तो टैक्स एग्जेम्पशन का मतलब है टैक्स माफी, और टैक्स क्रेडिट का मतलब है टैक्स में कमी। द टैक्स एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स पर जो है वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए टैक्स क्या कर दिया जाता है? माफ कर दिया जाता है। जल्दी से एक बार ये भी देख लें फिर मैं आज का काम शुरू करूं। ले सर, अगर यहां तक आपको बात समझ आ गई। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर डिप्रेशन वाली बात दोबारा बता दें। अच्छा, मैंने कल इसको वैसे बड़ी डिटेल में बताया था। सर जितने से कीमत बढ़, इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? कीमत का बढ़ना। जितने से कीमत बढ़ रही है उतने से टैक्स कम कर दिया जाता है इन्फ्लेशन के केस में। डिप्रेशन में उसका उल्टा होता है, जितने से कीमत कम हो रही है, जितने से प्राइस कम है उतने से क्या बढ़ा देंगे? टैक्स बढ़ा देंगे। और मकसद क्या होता है? प्राइस स्टेबिलिटी। यस। अच्छा जनाब, ये एक स्टूडेंट ने सवाल ऑनलाइन पूछा था, मैंने बता दिया। अब मैं जरा आगे चल रहा हूँ और बात करने लगा हूँ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉज की। सर जी, एडम स्मिथ कैनन ऑफ टैक्सेशन आर एज फॉलोज। सर जी, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन किसके? एडम स्मिथ के। सर जी, सबसे पहले आ गया सर्टेनिटी। सर जी, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आप गए मार्केट में शर्ट खरीदने के लिए, दुकानदार ने शर्ट की कीमत बताई 3000 रुपये। आपने उसे कहा नहीं भाई थोड़ा कम करो। उसने कहा भाई आपने कितने देने हैं? आपने उसे कहा भाई मैं तो 2000 दूंगा। उसके साथ बहस शुरू हो गई। उसने कहा नहीं भाई 2800 होगी। आपने कहा नहीं भाई मैं 2200 दूंगा। बार्गेनिंग शुरू हो गई और बिला आखिर 2500 रुपये पे रेट तय हो गया। आपने 2500 की शर्ट खरीद ली और उसके बाद जब वापस आने लगे तो आपके दोस्त ने आपको कहा कि तुमने बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, ये शर्ट इसने 2000 की भी दे देनी थी। और वो दुकानदार अपने तौर पे सोच रहा है कि मुझसे बड़ी गलती होगी, मैं ये शर्ट 2800 की भी देता तो इसने ले लेनी थी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये इसलिए होता है क्योंकि प्राइस सर्टन नहीं होती। आप किसी ब्रांड शॉप पर चले जाएं, जाके शर्ट खरीदे, वैसी शर्ट 6000 की लगी होगी और 1 रुपया वो कम नहीं करेगा और आप वो खरीदेंगे भी और बाद में ये कभी सोचेंगे भी नहीं कि मुझे महंगी मिली। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये क्यों होता है? ये होता है सर्टेनिटी के लिए। अब जो एग्जांपल मैंने पिच कर दी, अब मेरे साथ आ जाओ टैक्स की तरफ। आपका टैक्स जितना बनता है, आपको क्या लगता है कि आप अगर टैक्स डिपार्टमेंट में जाके किसी टैक्स वाले कमिश्नर की दाढ़ी को हाथ लगाएंगे, यार तेरी मेहरबानी है, तो वो क्या 1000-2000 टैक्स कम कर देगा? नहीं करेगा।
सर जी वो टैक्स कम नहीं करेगा। जो लेने वाला है उसको भी पक्का पता है कितना टैक्स बनता है, और जो देने वाला है उसको भी पक्का पता होना चाहिए कितना टैक्स बनता है। दिस इज सर्टेनिटी, देयर शुड बी क्लैरिटी, इट शुड बी क्लियर एंड सर्टन। सर पॉइंट समझ आ गया है? ये है कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। वो कहता है टैक्स, पहली तो बात है लोग जमा ही नहीं करवाना चाहते, लोग टैक्स चोरी करते हैं। वो कहता है जो टैक्स जमा करवा रहा है उसके लिए आसानी होनी चाहिए। किस हवाले से? दो चीजों के हवाले से। जिस तरह टैक्स पे कर रहा है उस तरह आसानी होनी चाहिए, मैनर में आसानी होनी चाहिए, और जिस वक्त टैक्स पे कर रहा है उस वक्त के हवाले से आसानी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिस वक्त टैक्स पे कर रहा है और जितना टैक्स पे कर रहा है, जिस तरह टैक्स पे कर रहा है, इट शुड बी कन्वीनियंट। ये क्या होना चाहिए? कन्वीनियंट होना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे बात आ गई इक्वालिटी। टैक्स पेमेंट शुड बी proportional to income and applied equally to all concerned areas। वो कहता है टैक्स पेमेंट क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? इनकम बढ़े तो टैक्स भी बढ़े। सर टैक्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और सब लोगों पर एक जैसा टैक्स लगना चाहिए, एक जितनी परसेंट पे टैक्स लगना चाहिए। चौथी बात है इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन का मतलब है टैक्स इतना ज्यादा ना हो कि लोग डिस्करेज हो जाए और कारोबार ही छोड़ दें। टैक्स इतना ज्यादा ना हो कि लोग डिस्करेज हो जाएं और कारोबार ही छोड़ दें। जल्दी से ये चारों बातें पढ़ लें। अच्छा, अगली बात हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। लेवी का क्या मतलब है? लागू। लागू सर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इम्पोज। सबसे पहला आ गया बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल कहता है कि जो जितना फायदा उठाता है गवर्नमेंट के प्रोग्राम से, गवर्नमेंट की स्कीम से, उसको उतना ज्यादा टैक्स देना चाहिए। इसकी मिसाल यह है कि अगर कोई बंदा मोटरवे से जा रहा है तो उसे मोटरवे का टैक्स देना चाहिए। जो बंदा जितनी ज्यादा मोटरवे इस्तेमाल करेगा उसे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो भाई गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से जो जितना फायदा उठाए उसको उतना ज्यादा टैक्स देना चाहिए। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जो कहता है भाई जिसकी जितनी हैसियत है उसको उतना टैक्स देना चाहिए। जिसकी जितनी पसली है, हैसियत है, यार मेरा पॉइंट समझ गए हो, कैपेसिटी है, वो उतना टैक्स दे। वो कहता है जिसकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स दे, जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स दे। तीसरा आ गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहता है इनकम, वेल्थ एंड ट्रांजैक्शन may be taxed on a fixed percentage. That is, people who earn more and spend more should pay more taxes, but not pay at a higher rate of tax. Income, wealth, ट्रांजैक्शन, वो कहता है मे बी फिक्स्ड ऑन अ फिक्स परसेंटेज। वो कहता है भाईजान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहता है एक फिक्स्ड परसेंटेज होनी चाहिए।
जिस पर इनकम टैक्स हो। अब जब ये फिक्स परसेंटेज होगी उससे क्या होगा, लेट से इफ द परसेंटेज इज 15%, जिसकी इनकम 1000 रुपये है वो 150 पे टैक्स देगा, जिसकी इनकम 1 लाख है वो 15,000 रुपये टैक्स देगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जब परसेंटेज फिक्स हो जाती है तो ये होता है, जब परसेंटेज फिक्स हो जाती है तो ये होता है। भाईजान प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लें। मैं साथ क्लास में पढ़ा रहा हूं, जितने बच्चे फिजिकली मौजूद हैं वो इसी वक्त पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें चाहिए कि जब मैं ये बात कहूं तो वो फौरन पॉज करें और एक बार अपनी किताब से पढ़ें, जब पढ़ चुके हैं तो फिर प्ले करें। अच्छा, 2 सवाल स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। एक सवाल ये पूछा हुआ है मुजम्मिल ने कि इक्वालिटी वाला पॉइंट बता दें। इक्वालिटी में क्या मतलब है? इक्वालिटी का मतलब ये कि सब लोगों पर फिक्स परसेंटेज लगनी है, एक जैसा सलूक होना है। और एक्सपेंसिव टू कलेक्ट का क्या मतलब है? टैक्स को कलेक्ट करने पर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए। टैक्स को कलेक्ट करने पर इतना खर्चा ना आए कि हमारे लिए टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल हो जाए। एक एग्जांपल से आपको ये बात समझाता हूं, अब आपने बात कर दी तो। मेरा एक दोस्त है, कसूर में रहता है, मुझे उसने 5,000 रुपया, मैं उसने कहा मुझे जरूरत है, मैंने उसको 5,000 रुपया कर्ज दिया था। अब मैंने उसे फोन किया, अस्सलाम वालेकुम यार वो मेरा 5,000 तो मुझे वापस कर दो। कहता है कसूर आके ले लो। अब सर आप मुझे बताएं, अगर मैं अपनी गाड़ी पर लाहौर से कसूर जाऊं तो मेरा 6,000 का तो फ्यूल लग जाएगा। अल्टीमेटली इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मैं कहूँगा कि भाई मैं वो 5,000 वसूल ही नहीं करता, यानी वो 5,000 वसूल नहीं होगा, ये 5,000 की वसूली डिस्करेज हो जाएगी। अगर टैक्स की कलेक्शन क्या होगी? टैक्स की कलेक्शन पर खर्चा अगर ज्यादा हो रहा है तो जिसका थोड़ा टैक्स बनता होगा हम तो उसका टैक्स कलेक्ट ही नहीं करेंगे। तो सर समझ आ रही है? टैक्स की कलेक्शन जो है वो इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए कि टैक्स को कलेक्ट करना दुश्वार हो जाए, और टैक्स इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस डिस्करेज हो जाए। ये दोनों बातें स्टूडेंट ने बताई थी, मैंने पूछी थी, मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब उसके बाद आगे चलता हूँ। सर जी, काइंड्स ऑफ टैक्सेशन की बात करूं तो सर जी 3 काइंड्स हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल की बेस पर जो काइंड है उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल की बेस पर जो काइंड है उसे कहते हैं फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स। इसमें क्या होता है? इसमें वो कहता है इनकम है 1 लाख रुपए की, एक बंदे की इनकम 1 लाख है, एक बंदे की इनकम 10 लाख है। टैक्स रेट क्या लगना है? सब लोगों पर सर फ्लैट टैक्स लगना है। फ्लैट टैक्स का मतलब ही है कि सब लोगों पर सेम टैक्स रेट लगेगा, चाहे उसकी इनकम कम हो चाहे उसकी इनकम ज्यादा हो। ऑटोमेटिकली जिसकी इनकम ज्यादा होगी उस पर टैक्स भी ज्यादा बनेगा और जिसकी इनकम कम होगी उस पर टैक्स भी कम बनेगा। दिस इज फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स। और इसका क्रक्स ये है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, अलबत्ता टैक्स रेट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। दिस इज फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स। आपकी किताब में ये लिखा हुआ है, द सिस्टम tax system requires that same percentage of income from all taxpayers regardless of their earnings. A proportional tax applies the same tax rate across low, middle and high income taxpayers. जी सर, प्रोपोर्शनल या
फ्लैट टैक्स ये होता है। जल्दी से एक बार ये रीड करें, फिर आगे चलता हूं। सर जी आगे बात करते हैं, आपने अभी पढ़ा एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल के तहत जो काइंड ऑफ टैक्स है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स देगा, जिसकी जितनी पसली है वो उतना टैक्स देगा। यानी अगर एक बंदे की इनकम 1 लाख है वो भी 10% टैक्स देगा, और जिस बंदे की इनकम 1 मिलियन है वो 30। यार आप पॉइंट समझ आ रहा है आपको? इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट भी बढ़ रहा है, अल्टीमेटली उससे टैक्स भी बढ़ेगा। तो भाई इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा और टैक्स रेट भी बढ़ेगा। दिस इज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस का मतलब ही होता है बढ़ना, फ्लैट का मतलब होता है फिक्स रहना, प्रोग्रेस का क्या मतलब होता है? बढ़ना। इनकम बढ़ेगी, टैक्स भी बढ़ेगा और टैक्स रेट भी बढ़ेगा। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। जरा इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। अ टैक्स दैट चार्जेस हाई टैक्स रेट टू हाई इनकम अर्नर्स एंड लो टैक्स रेट टू पर्सन विद लो इनकम। यानी द मोर वन अर्न्स, जो जितना ज्यादा कमाएगा उसको उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और एक अमीर बंदे को ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए एज कंपेयर टू एक गरीब आदमी। सर जी जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए, फिर आगे चलता हूं। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? अब देखना, रिग्रेस का मतलब होता है उलट। इनकम बढ़ रही है, टैक्स फिक्स है। इनकम बढ़ रही है, टैक्स फिक्स है, अलबत्ता टैक्स रेट क्या हो रहा है? उल्टा कम हो रहा है। दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। वो कहता है इनकम बढ़ रही है, टैक्स फिक्स है, अलबत्ता टैक्स रेट उल्टा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। टैक्स रेट उल्टा कम हो रहा है। दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। सर जी आप सवाल ये कि सर ये कैसे हो सकता है? सर जी ये ऐसे हो सकता है कि आप जब सब लोगों पर फिक्स टैक्स लगा देते हैं ना, पेट्रोल पे हर लीटर पे 50 रुपए का फिक्स टैक्स है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो बाइक पे पेट्रोल डलवाने हैं, जिसकी इनकम पर मंथ 50,000 है, उसे भी 50 रुपए टैक्स देने पड़ रहे हैं। और जो BMW पे पेट्रोल डलवाने हैं, जिसकी इनकम पर मंथ 50 लाख है, उसको भी 50 रुपए पर लीटर पेट्रोल टैक्स देना पड़े। यार मेरा पॉइंट समझ आया? यानी 50 रुपए पर लीटर टैक्स तो फ्री है, 50 रुपए पर लीटर तो टैक्स फ्री है, 50 रुपए पर लीटर तो टैक्स फ्री है, सॉरी फिक्स्ड है, सॉरी। अलबत्ता जब इनकम बढ़ेगी, जिस बंदे की इनकम ज्यादा होगी उसके लिए ये कम परसेंट होगा, जिस बंदे की इनकम कम होगी उसके लिए ये ज्यादा। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? यस। रिग्रेसिव टैक्स क्या है? इनकम बढ़ रही है लेकिन टैक्स फिक्स है सबके लिए, रेट उल्टा कम हो जाएगा। यहां पर ना जरा इनकम को टैक्स से देखो कि टैक्स फिक्स है, अल्टीमेटली जो डिफरेंशियल आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है? रेट का आ रहा है। यार ये जितनी भी काइंड्स ऑफ टैक्सेशन है जिसमें हमने बताया प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल या फ्लैट और तीसरा रिग्रेसिव, ये तीनों जो काइंड्स ऑफ टैक्सेशन है, असल क्रक्स इनका पता क्या है? ये दो चीजों का रिलेशन है, एक इनकम और एक टैक्स रेट। फ्लैट टैक्स क्या है? इनकम बढ़ेगी, टैक्स रेट फिक्स रहेगा। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है? इनकम बढ़ेगी, टैक्स रेट बढ़ेगा। रिग्रेसिव टैक्स क्या है? इनकम बढ़ेगी, टैक्स रेट उल्टा क्या होगा? कम। सर मेरा पॉइंट समझ गए हो?
जो फ्लैट टैक्स है वो किस कानून के मुताबिक है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल के मुताबिक है। जो प्रोग्रेसिव टैक्स है वो एबिलिटी टू पे के मुताबिक है। एक अगला सवाल ये पैदा होता है कि सर इसकी कोई एग्जांपल बताइए। सर जी जो फ्लैट टैक्स है, कंपनीज पे जो टैक्स लगता है वो फ्लैट टैक्स लगता है। हमारी कंपनी, पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं इन पर जो इनकम टैक्स लगता है ये फ्लैट टैक्स होता है। जबकि हमारी कंपनी पर जो प्रोग्रेसिव टैक्स है, हमारी कंपनीज पर प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं लगता, बल्कि किस पर लगता है? इंडिविजुअल और एओपी। यानी कोई इंडिविजुअल या पार्टनरशिप हो, उसकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट भी बढ़ेगा, लेकिन कोई कंपनी होगी तो उसकी इनकम जितनी भी बढ़ जाए टैक्स रेट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो भाई इनकम जो कंपनीज पे है वो फ्लैट टैक्स की एग्जांपल है, और इनकम जो इंडिविजुअल और एओपी के हवाले से, इंडिविजुअल और एओपी के हवाले से ये क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स है। यानी इंडिविजुअल एओपी पे टैक्स, इनकम बढ़ती है इनकी तो टैक्स भी बढ़ता है। अच्छा, सेल्स टैक्स जो होता है ये रिग्रेसिव टैक्स होता है। सेल्स टैक्स जो होता है ये रिग्रेसिव टैक्स होता है। आम तौर पर इस तरह से चलता है। सर जी ये वाली जो शीट है ये आपके साथ मैं शेयर करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करता हूं। चाहता ये हूं कि आप लोग सब इसको खुद ड्रॉ करें। स्क्रीनशॉट शेयर करने का मतलब ये आपके पास किताब में नहीं है। आपने करना क्या है, आपने खुद अपने रजिस्टर पर उसको एक बार बना लें ताकि दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट बैठ जाए। मोटी सी बात यह है कि इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट फिक्स रहेगा, ये प्रोपोर्शनल है। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट भी बढ़ेगा, ये प्रोग्रेसिव है। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट कम होगा, ये बस ये बात है। मैंने आपको मैक्सिमम डिटेल जो थी इसकी बता दी। एक बार इसको नोट कर लीजिए, रीड कर लीजिए तीनों बातें, फिर आगे चलता हूं। सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल को डिस्कस कर लिया, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल को डिस्कस कर लिया, रिग्रेसिव टैक्स को डिस्कस कर लिया आपने, प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स तीनों को देख भी लिया। आगे चलता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। टैक्स का जो कानून है उसके अंदर क्या खुसूसियात होती हैं। सबसे पहला टैक्स का कानून कहता है टैक्स एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है, वॉलेंटरी इन नेचर नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि टैक्स तो वो कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। यस और नो? अच्छा, क्या ये कंट्रीब्यूशन आपकी मर्जी है? दिल चाहता है तो करें, नहीं दिल चाहता तो ना करें। सर ये आपकी मर्जी नहीं है, ये लागू किया गया है, ये एनफोर्स्ड है, ये आपकी मर्जी नहीं है, आपका मूड नहीं है। आपने स्वाब कमाना है तो दे दिया, नहीं कमाना तो नहीं दिया। सर जी मैं अक्सर इसकी मिसाल ऐसे देता होता हूँ कि एक बंदा जो है वो मस्जिद में जा रहा है, जाके नमाज पढ़ है, और नमाज पढ़ के वो उठा तो उसने दूर से देखा कि एक साहब आगे टोकरी लेके उसकी तरफ, वो समझ गया अभी इन्होंने चंदा मांगना है। वो अभी उसके पास नहीं पहुंचे तो उन्हें फौरन 2 नफर की नीयत और कर ली। तो क्या वो बंदा जो टोकरी लेकर उसकी तरफ आ रहा था वो उससे जबरदस्ती चंदा कलेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अगर टैक्स का नोटिस आपको आ गया है तो फिर पाए सारी रात आप नमाज पढ़ते रहे। वो नोटिस जो आपको आ गया है वो वॉलेंट्री नहीं है कि दिल चाहेगा तो उसका जवाब देंगे, वो एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है। टैक्स वाले वो तो कानून के मुताबिक उन्होंने आपको कहा है और वो आप पर वो टैक्स लागू करेंगे। सर जी टैक्स इज जनरली पेबल इन कैश। आम तौर पे टैक्स जो है वो पेबल इन कैश होता है। पेमेंट बाय चेक, प्रोमिसरी नोट और इन काइंड इज नॉट एक्सेप्टेड। भाईजान आपने टैक्स पे करना था, आपने अगली 3 माह की बाद की डेट डाल के चेक दे दिया कि दे देंगे। क्या हुआ? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा अलाउड है? नहीं। आपने अपनी कारोबारी लेटर हेड पर लिख दिया, मैं आपसे वादा करता हूं 2 माह बाद पूरा टैक्स अदा कर दूंगा।
क्या टैक्स वाले इस कागज को मानेंगे? नहीं। ना वो प्रोमिसरी नोट को मानते हैं, ना वो चेक, पोस्ट डेटेड चेक को मानेंगे। और आपके पास वो टैक्स का नोटिस आया, आपने उसे कहा भाई हमारी मोटरसाइकिल ले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या टैक्स वाला टैक्स के रुपयों की बजाय आपकी मोटरसाइकिल एक्सेप्ट कर लेगा? द आंसर इज नो। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स में दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट टैक्स प्रोपोर्शनेट इन कैरेक्टर है, यानी जिसकी इनकम बढ़ रही है उसको टैक्स भी ज्यादा देना चाहिए, और टैक्स एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पर लागू होता है। चौथी बात है कि टैक्स किस पर लगता है? इनकम पर, ट्रांजैक्शन पर, प्रॉपर्टी पर। सर इनकम पे टैक्स लगता है, ट्रांजैक्शन पे जो टैक्स लगता है उसे सेल्स टैक्स कहते हैं, प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है उसको प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। वो कहते हैं इसके अलावा टैक्स एक्ट्स और राइट्स और प्रिविलेजेस पे भी लगता है। जो टैक्स एक्ट्स, मिसाल के तौर पे आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये एक एक्ट है ना, इस पर भी टैक्स लगेगा। आपके पास कॉपीराइट्स पर भी टैक्स लगता है, जो राइट्स का और प्रिविलेजेस का टैक्स कहा जाता है। वो सर समझ आ रही है? तो टैक्स इन चीजों पर भी लागू होता है। जल्दी से ये 4 पॉइंट्स पढ़ें, फिर मैं आगे चलता हूं। सर टैक्स आप पर लागू कौन करेगा? स्टेट लागू करेगी। अच्छा हम इसको ऐसे कह देते हैं, जुरिस्डिक्शन समझाने लगा हूं क्या होता है। मेरा मोबाइल स्नैच हो गया तो मुझे किसी ने कहा कि थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं, तो मैं थाने में गया तो उसने कहा भाई ये वकूआ किधर हुआ है? मैंने कहा ये एसबीआई के सामने। तो उसने कहा भाईजान फिर ये हमारी हदूद में वो जगह नहीं आती, आप मुतलका थाने जाएं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यानी इस जगह पर ये अगर क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है तो ये जगह जिस पुलिस स्टेशन की हदूद में आएगी, जिस पुलिस स्टेशन की ज्यूरिस्डिक्शन में आएगी, वहां जाके हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आप पर टैक्स लागू करेगी स्टेट, लेकिन पुलिस में ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूंगा आप थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराएं। भाई कौन सा थाना, या इसको मैं कहूं कौन सी स्टेट मेरे पर टैक्स लागू करेगी? तो उन्होंने कहा वो स्टेट जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन में आप है या आपकी इनकम आ रही है। वो कहता है लेविड बाय द स्टेट विच हैज ज्यूरिस्डिक्शन ओवर द पर्सन और प्रॉपर्टी, जिसकी हदूद में, यार मेरी समझ आ रही है, जिसकी एरिया ऑफ अथॉरिटी में आप आ रहे हैं, आपकी इनकम आ रही है, उस जगह पर, उस थाने में, उस टैक्स ऑफिस वाले, वो वाले टैक्स ऑफिस वाले जिनकी हदूद में आप आ रहे हैं, वो टैक्स ऑफिस वाले आप पर लागू करेंगे टैक्स के कानून को। और वो कहता है जो पर्सन्स, प्रॉपर्टी, एक्ट, साइट एंड ट्रांजैक्शन जिस टैक्स वाले की हदूद में आएगा वो आप पर लागू करेगा। हाँ अलबत्ता एक चीज आपको और बताता चलूं कि टैक्स एक कानून है जिसको कौन बनाता है, वो कहता है इस, और कौन लागू करता है? लॉ मेकिंग बॉडी इसको लागू करती है। और ये वो वाला कानून है जो पार्लियामेंट से पास होता है। ये वो वाला कानून है जो पार्लियामेंट से पास होता है। एक छोटी सी डिस्कशन है, जरा सुन लीजिए। जून के फर्स्ट वीक में, हर साल जून के फर्स्ट वीक में नेशनल असेंबली के सामने क्या पेश किया जाता है? बजट पेश किया जाता है। इसको कहना चाहिए बिल पेश किया जाता है। कौन सा बिल होता है वो? फाइनेंस बिल पेश कर दिया जाता है। ये फाइनेंस बिल अप्रूव होकर क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। फाइनेंस बिल अप्रूव होकर फाइनेंस एक्ट बन जाता है। हर जून के महीने में
फाइनेंस बिल नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा, जून के फर्स्ट वीक में ही होता है बल्कि ये, और फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा, बाद में क्या बन जाता है, ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है, यानी ये कानून जब अप्रूव हो जाता है तो ये कानून बन जाता है। तो भैया जो टैक्स का कानून है ये कहाँ से अप्रूव होता है, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव होता है। ये जो कानून बन जाता है ये किस साल के लिए लागू होता है, 1 जुलाई, लेट से ये जून 2024 थी, तो ये 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक के लिए ये वाला कानून बनता है। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? टैक्स इज लेविड फॉर पब्लिक पर्पस। टैक्स किस मकसद के लिए लागू किया जाता है, आवाम के लिए लागू किया जाता है। सर टैक्स के पैसे को खर्च कहाँ करना होता है? सर जी देखना, सर टैक्स के पैसे को सबसे पहले खर्च करते हैं सिक्योरिटी के लिए, जिसमें आर्मी भी आ जाती है और पुलिस भी आ जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहाँ खर्च करना होता है, टू सपोर्ट दी गवर्नमेंट स्कूल्स कह लो। असल में ये खर्च होता है एजुकेशन पर, ये खर्च होता है हेल्थ पर, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर। और इसके अलावा कहाँ खर्च होता है टैक्स का पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आपकी सड़कें हैं, रोड्स हैं, डैम्स हैं, ये सब चीजें। सर इन चीजों पर ये खर्च होता है। भाईजान टैक्स का पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है, सिक्योरिटी पे, आर्मी पे, पुलिस पे, गवर्नमेंट की एजुकेशन पर, हेल्थ पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इन सारे एरियाज पर गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है। जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए फिर मैं आगे चलूंगा। लें सर, अब अगली जो डिस्कशन हमने करनी है वो है प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम। एक तो टैक्स के सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। साउंड कहते हैं अच्छा, सॉलिड। अच्छा टैक्स के निजाम में क्या खसूसियात होते हैं? सबसे पहली फिस्कल एडिक्वेसी। फिस्कल कहते हैं माली, एडिक्वेसी कहते हैं काफी होना। Sources of revenue taken as a whole should be sufficient to meet the expenditure of government. भाईजान रेवेन्यू इतना कमाइए, गवर्नमेंट इतना रेवेन्यू कमा ले कि इखराजात पूरे हो जाएं, तो ये फिस्कल एडिक्वेसी है। या गवर्नमेंट की जरूरियात अगर बढ़ गई हैं तो रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके, एक्सपेंड किया जा सके। या गवर्नमेंट की जरूरियात अगर कम हो गई हैं तो रेवेन्यू को कम किया जा सके, सुकेड़ा जा सके, कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके। तो भाई फिस्कल एडिक्वेसी में 3 बातें हैं। बात नंबर 1, इतना पैसा गवर्नमेंट इकट्ठा कर ले टैक्स का कि उसका निजाम चल जाए। बात नंबर 2, गवर्नमेंट की अगर जरूरियात बढ़ गई हैं तो वो इस तरह होना चाहिए टैक्स का निज़ाम कि वो पैसा बढ़ाया जा सके, एक्सपेंशन की जा सके रेवेन्यू में। और अगर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स कम हो गई हैं तो पैसा कम इकट्ठा हो, यानी अवाम को रिलीफ दिया जाए और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए रेवेन्यूज को। इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, वो कहता है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल की बेस पर टैक्स लागू होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, टैक्स शुड बी क्लियर एंड प्लेन। कभी पढ़ा आपने? सर अभी सर्टेनिटी में पढ़ा है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, कन्वीनियंट एज टू टाइम एंड मैनर। कभी पढ़ा आपने?
कन्वीनियंस अभी पढ़ा है, नॉट अनड्यूली बर्डनसम टू डिस्करेज बिजनेस, ये पढ़ा है आपने? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो क्लियर एंड प्लेन होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय द एडिक्वेट एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिसर। टैक्स का निजाम ऐसा होना चाहिए जो कि काफी हो, यानी टैक्स का निजाम ऐसा होना चाहिए जिसको चलाने वाले अफसर तादाद में भी काफी हो, एडिक्वेट हो और वेल ट्रेन्ड भी हो, यानी काबिलियत में भी काफी हो, तादाद में भी काफी हो और काबिलियत में भी काफी हो। सर इसके बाद अगला पॉइंट आ गया कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी। कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी, वो कहता है टैक्स लॉ शुड बी कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक गोल। सर जी मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, यार तुम्हारा क्या प्लान है, कैफ तुमने पीआरसी पास किया, कैफ का क्या प्लान है? कहता है इंशाल्लाह 3 अटेम्प्ट्स में पास करना है। मैंने कहा क्या प्लान किया? कहता है इस अटेम्प्ट में तो मैं कोई पेपर नहीं दे रहा, जरा रिलैक्स करूंगा, अगली अटेम्प्ट से पास करूंगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उसका लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल आपस में लाइन नहीं है। देखें जो एफपीआर और टैक्स का निजाम है वो पाकिस्तान की इकॉनमी का हिस्सा है, ठीक है? तो पाकिस्तान का वजीर आज़म आके कहता है बहुत हो गया, अब मैं अपनी अवाम को रिलीफ देना चाहता हूं। अगले दिन एफबीआई का चेयरमैन आया, कहता है 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया, टैक्स लागू कर दिए। तो आपकी इकोनॉमी का गोल और आपके टैक्स का गोल इन लाइन नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, टैक्स का कानून कंसिस्टेंट होना चाहिए इकोनॉमिक गोल्स के साथ। और जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, अब ये अक्सर बच्चे पूछते हैं कि प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट विच परटेन टू बेसिक सर्विसेज, जो बुनियादी सहूलियात देने के वाले से इंटेंडेड फॉर द मैसेज। मैसेज किसको कहते हैं? अवामुन्नास को, जनरल अवाम को। वो कहता है टैक्स का कानून कंसिस्टेंट होना चाहिए इकोनॉमिक गोल्स के साथ और उन प्रोग्राम्स के साथ जिनका ताल्लुक बुनियादी सहूलियात अवाम को देने से रिलेटेड है। सर जी यहां पर मैं अपनी आज की बात रोक रहा हूं। टारगेट सिर्फ ये है, जितना पढ़ाया है इसको साथ के साथ तैयार करें। इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करके इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर दूंगा, इसके पास पेपर भी करा दूंगा और फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। डन हो गया सर जी? ले सर आज के लिए इतना ही था, थैंक यू जी। जी फ्राइडे की टाइमिंग होगी 12:30 से 1:15, 12:30 से 1:15 इंशाल्लाह। डन हो गया सर जी? लो सर आज के लिए इतना ही था। कोई सवाल ऑनलाइन पूछना